हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एक बार मुझे बता दो, देन आई विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन। वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग में, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बेसिक करते हैं जो सोल प्रोप्राइटर की होती है, उसके बाद जो है आप कंपनीज अकाउंट आपका होता है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप करते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक की बनती हैं, लेकिन जैसे एनपीओ में आपने किया तो एनपीओ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, पार्टनरशिप में थोड़ा और अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है, कंपनी अकाउंट में कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाती है। बट आज जो क्वेश्चन हमारे ये हैं वो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हैं, क्योंकि बेसिक सेम रहते हैं, एडजस्टमेंट सेम रहती हैं, उसी तरह से होंगी, उसका कोई, क्योंकि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। ठीक है जी। और आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर जो है हम आपकी क्या है कि रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं प्रॉपर, जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, फिर टेस्ट के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, है ना। ये सारा कुछ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जो है वो देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, आपकी रिवीजन प्रॉपर हो जाएगी, सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो हो ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो सारे जो हैं उसमें कवर्ड होंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको बता दिया, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आज का, फ्रेट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन। जो ये फ्रेट आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर फ्रेट होता है, तो वो फ्रेट जो है वो कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन का आंसर जो है निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये फ्रेट किस तरह का एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो जैसे ये मेरे हाथ में ये एक पेन है ना, डिजिटल पेन है, तो ये डिजिटल पेन को बनाने तक के खर्चा जो होता है, जो भी फैक्ट्री में होगा इस डिजिटल पेन को बनाने का खर्चा, वो सारा का सारा डायरेक्ट होता है, जो भी फैक्ट्री में होगा। और उसके बाद इसको मार्केट तक पहुंचाने का खर्चे जो भी होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं। अब फ्रेट जो होता है, आपको ध्यान रखना है, चाहे फ्रेट लिखा हो चाहे फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? दोनों के दोनों आपके जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा। अगर कोई इनकम होती है तो वो क्रेडिट साइड पे आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा इसका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज टर्म्ड एज। मशीनरी खरीदी तो उसको क्या टर्म करेंगे? एक्सपेंस टर्म करेंगे, डेफर्ड एक्सपेंस टर्म करेंगे, एक्सपेंडिचर टर्म करेंगे, या नन ऑफ दीज करेंगे? तो आपको देखते हैं मालूम है या नहीं, बताओ। परचेज ऑफ मशीनरी, अब यहां पे आपका जो जर्नली आप वर्ड यूज करते थे वो रेवेन्यू और कैपिटल करते थे ना, तो अब आपको उससे उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा शायद जिनको मालूम है वो बताओ, जिनको नहीं मालूम है फिर मैं बताऊंगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म हम यूज करते थे, तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका, उसी को हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो एसेट्स परचेज से रिलेटेड होता है, उसको हम एक्सपेंडिचर टर्म करते हैं। तो ये आपके लिए एक और, जिनको पता था ठीक है, जिनको नहीं पता था उनके लिए न्यू है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं क्योंकि वो उसी साल में एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या तो जब हम कल्ला एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब बनते हैं जब फिक्टिशियस एसेट, बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा, या डेफर्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जिससे आप जब आप करते हैं तो फिक्टिशियस एसेट्स बनते हैं, मतलब जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, बट बाद में आप उनको सेल भी नहीं कर सकते, उनकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं होती, ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर टर्म किसके लिए यूज की जाएगी? जब आप कोई भी एसेट परचेज करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, तो आप अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम ये बोलते हैं, पर एक्सपेंडिचर में मतलब एक्सपेंडिचर में ये भी आ जाते हैं और ये भी आ जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर सारे आ जाते हैं, तो ये वाली टर्म इन तीनों के अकॉर्डिंग बेस्ट यहां पे जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, बट तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि परचेज ऑफ मशीनरी इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर नहीं जा सकती, इसके अंदर भी नहीं जा सकती, तो एक्सपेंडिचर के अंदर चली जाएगी। ये बेटर एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक्सपेंस तीन तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर के अंदर तो आ ही जाएगी, तो इसलिए बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, फिर नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस वर इतना, नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑन 1/4/2024 वर इतना 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, नेट इनकम वो 60,000, द ओनर इन्वेस्टेड ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर, नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर बताने हैं आपको। बताओ, देखते हैं कौन बता सकता है। शुरू के एसेट्स दिए हुए हैं, एंड के पूछे हैं, लेकिन एसेट वाली और कोई टर्म नहीं दी। उसके अलावा क्या बोला है, इनकम आपकी इतनी है और ओनर ने इतना एडिशनल कैपिटल लगाया, तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यह समझना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इनिशियल जो ये दे रखे हैं ये 2.5 लाख, तो 2.5 लाख अगर ये है तो 2.5 लाख ही कैपिटल है, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं हुआ। तो 250 जो है आपका क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, प्रॉफिट भी ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल जब आपका आ जाएगा तो फिर से ये इक्वेशन लग जाएगी एंड में साल के। तो कैपिटल आपके पास, ये वाली साइड आपके पास होगी, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, एसेट के बराबर होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो दो बार इक्वेशन लगी, पहले आपने लिखा इक्वल टू 250, तो ओपनिंग कैपिटल इतना हो गया। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, 3,40,000 आ गया। अब दोबारा से यही इक्वेशन लगा दी, नेट एसेट्स पूछे ना आपसे टोटल, तो अब यहां पे ये वाली साइड 3,40,000 है, इसलिए एसेट भी क्या हो जाएंगे, 3 लाख आपके 40,000 हो जाएंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये तो देखो डिटेल्ड एक्सपेंशन है, आपको ये चीज तो आप माइंड में भी कर सकते हो, अच्छा ये इसमें ये ऐड करो, ये ऐड करो और आंसर निकाल दो, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, ये दो चीजें दो बार यूज करी मैंने इक्वेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट, इनकम अर्नड एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन, इनकम आपने अर्न करके कलेक्ट कर ली, तो उससे क्या होगा, कहां कहां इंपैक्ट डालेगी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन होती है, तो इसमें कहां कहां इंपैक्ट डालेगी, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, एसेट को इंक्रीज कर देगी, कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, एसेट को इंक्रीज कर देगी, एसेट को डिक्रीज कर देगी, डिक्रीज कर देगी एसेट को, इंक्रीज कर देगी लाइबिलिटी को। इनमें से कौन सा इंपैक्ट डालेगी, ये आपको मुझे बताना है, इनमें से कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा, एसेट इज इक्वल टू, इसमें कहां इंपैक्ट पड़ेगा। देखो जी, इनकम अर्न की तो कैश आ जाएगा आपके पास, कैश आएगा तो ये इंक्रीज इन एसेट हो गया। अब इनकम क्या करती है, जब आप इनकम आती है आपको, तो उसकी वजह से आपका कैपिटल भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनकम की वजह से प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो क्या ऑप्शन हुई आपकी, बी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये आपकी इसमें ऑप्शन होगी। आई होप दिस इज क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, इजी आई है ना। क्या ध्यान रखना है, कैश आएगा, इनकम रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया तो ऑब्वियसली कैश एसेट होता है, तो एसेट बढ़ गया, और इसकी वजह से आपकी इनकम है, तो इनकम की वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, है ना। P&L अकाउंट जब आप बनाते हो तो इनकम यहाँ पे आती है ना, तो इसकी वजह से प्रॉफिट आपके इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड पे आती है,
तो इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज होने का मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग अ पीरियड या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है वो बैलेंस शीट बताती है? ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इजी है। बैलेंस शीट क्या बताती है, काफ़ी बार हम कर चुके हैं। अगर आपने एमसीक्यू सेशन लाए हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया होगा इससे रिलेटेड आसपास कि बैलेंस शीट क्या बताती है। नेट प्रॉफिट बताती है क्या? बैलेंस ऑफ अकाउंट्स बताती है क्या? या क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो ऑब्वियसली एक तरफ पे कैपिटल और लाइबिलिटी होती है, एक तरफ पे एसेट होती है, तो क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताएगी। सारा कुछ पता लग जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारी, कौन कौन से हमें चीजें, कौन कौन से कितना हमारा लोन है, कौन सा लोन जो है वो ओनर से लिया हुआ है, कौन सा लोन जो है वो और लोगों से लिया हुआ है। ये सारी ही चीजें हमारा कौन बता देगा? ये बैलेंस शीट बता देती है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट, बिजनेस कंसर्न प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। कॉग्स दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, और आपको पूछा है परचेजेस बता दो कितनी है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है परचेजेस बता दो कितनी है। तो परचेजेस कॉग्स दे रखा है, आपको सीधा ध्यान आ जाना चाहिए। कॉग्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसमें से क्या क्या दे रखा है। कॉग्स दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, वैल्यू पुट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जीरो मान लो और ये जीरो हो जाएंगे। इसको या हटा दो यहां से, कोई एक ही बात है। अब परचेजेस जो है आपके आंसर में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? कॉग्स है 150 की, इसमें है ना 150, ये ओपनिंग स्टॉक उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा आपका? बता दो फटाफट से। ठीक है, 1,30,000 आ जाएगा ना। इसमें देखो 30,000 माइनस हो, ये जो है आपका 60,000 है, और ये क्लोजिंग कहाँ है? क्लोजिंग 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 ये रहा 40, तो 20 का डिफरेंस है। ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो 20 जो है अल्टीमेटली माइनस होगा और 130 आ जाएगा, है ना। 150 में से 60 माइनस कर देंगे और 40 जो है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, तो अल्टीमेटली 130 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन होगी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक वाला, जीपी वाला। ऐसा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं, आया भी हुआ है और चांसेस भी हैं, तो ध्यान से समझने हैं ऐसे क्वेश्चंस करके रखने प्रैक्टिस। फिर परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000, द बैलेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए रिस्पेक्टिवली, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 1/5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इनमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा ये आपको बताना है। फिर वही फॉर्मूला देखो, सेल आपको क्या निकालना है? जीपी। जीपी कैसे आता है? सेल्स माइनस आपका कॉग्स। लेकिन यहां पे सेल्स तो दी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कॉग्स आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे पहले निकाली, अभी निकाला ना, वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक इज 60, परचेजेस कितने हैं? नहीं, परचेजेस इज 60, ओपनिंग स्टॉक इज 12 और क्लोजिंग स्टॉक इज 9,000। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 + 12 हो गया 72, 72 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा 63।
ये कॉग्स आ गई, यानी कि कॉस्ट आ गई आपकी। प्रॉफिट दिया हुआ है 1/5 ऑफ कॉस्ट, निकाल दो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका 1/5 कर दो, देखो क्या आंसर आया। 1/5 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो मतलब ऐसे हो जाएगा, बहुत इजी है। कॉग्स निकाल लो, वही फॉर्मूला जो पिछले में यूज किया, कॉग्स निकाल लो और कॉस्ट का 1/5 दे रखा है, सीधा सीधा, तो हम जो है वो जो है उसको 1/5 कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर आ गया, अगला क्वेश्चन आपका किस चीज से रिलेटेड है? अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसे ही इन टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सेल्स दी है, अमाउंट ऑफ सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स व्हेन जीपी इज 600, जीपी 600 दिया है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये दे रखा है, तो निकालो भाई। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी। कॉग्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 22,000, सिर्फ 600 ऐड करना है, तो कितना आ गया? 22,600। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और भी एमसीक्यूज मैंने कराए थे, उसमें और भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो आप सारे एमसीक्यूज वाला सेशंस देख लेंगे तो आपको जो है इनकी काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये तो काफ़ी इजी है, सीधा सीधा लगना है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, आपको देखना है आपको कौन सी रिक्वायर्ड है वो यूज कर लेनी है। तो 12,600 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 22,600। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने टर्म काफी बार डिस्कस करी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो बताना है आपको। फ्रेट ऑन परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट ऑन सेल्स, ऑल द अबव, इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं ये मालूम आपको होना चाहिए, जो डायरेक्टली हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करने का काम है तो उसको सेल परचेज के अंदर जो भी हमारे खर्चे होंगे, है ना, उसकी सेल परचेज से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, चाहे सेल से, चाहे परचेज से, चाहे बनाने से रिलेटेड, वो तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो फ्रेट ऑन परचेज ऑपरेटिंग होता है, ऑब्वियसली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी ऑपरेटिंग होता है, और फ्रेट ऑन सेल, सेल की उसके ऊपर किराया दिया, वो भी तो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार आप भी शॉप में जाते हैं तो आप भी बोलते हैं एसी है, एटलीस्ट कैरेज तो आप दे दो, घर तक तो पहुंचवा दो, पैसे तो हमने दे दिए। कई बार ऐसे हो जाता है ना, तो बंदा भी कहता है चलो ठीक है जी भिजवा देंगे, हम अपनी तरफ से भिजवा देंगे, आप एक्स्ट्रा जो है रेडी वाले को या टेम्पू वाले को मत देना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? ऑल द अबव। ये कि सारे के सारे ही क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका आज का कहाँ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, नेट प्रॉफिट इतना, सेल्स निकालनी है। निकालो जी फटाफट, बहुत सिंपल है तो फटाफट से निकाल सकते हो आप लोग, इसमें तो कुछ ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट से निकाल दो। अभी हमने किया सेल्स इज इक्वल टू जीपी प्लस कॉग्स, वही है सीधा सीधा क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, नेट प्रॉफिट का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। तो इसमें ये ऐड कर दो तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा सी, ये आपका ऐड करके आ जाएगा सी। ठीक है, बहुत इजी है। अब जो मेन ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, या इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी आज एक जो की थी हमने, वो ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये 1/5 वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा, है ना, इतना मुश्किल नहीं था, इसी तरह के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में भी डाले हुए हैं, जिसमें ये भी होता है कि 1/5 नहीं 1/4 ऑन कॉस्ट की जगह सेल दिया होता, तो वो क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं, तो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस मैंने डाले थे इसमें आज के, ताकि आपकी एक बार, बहुत टाइम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिवाइज नहीं हुई, तो एक बार जो है दोबारा से उनकी रिवीजन हो जाए, तो इसलिए मैंने ये डाले थे। ज़्यादा मुश्किल इनमें से कुछ भी नहीं था, आसान आसान से क्वेश्चन थे, बेसिक। और एक ये वाला पॉइंट जो है वो आपका, एक तो ये इनकम अर्नड वाला, ये ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन में।
फिर दूसरा एक जो ये वाली पॉइंट था, है ना, कि परचेज ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, रेवेन्यू वाले, उनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट बनते हैं, फिक्स्ड एसेट नहीं, फिक्टिशियस एसेट, है ना, वो एसेट जिनकी कोई फिजिकल जो है वो फिजिकली भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, फिजिकल मतलब प्रेजेंस नहीं होती है, कोई भी पेपर पे ही होते हैं, और प्लस उनको जरूरत पड़ने पे यू कांट इवन रीसेल। जनरली ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट जो होता है 1-2 साल तक मिलता है, बट कोई एसेट नहीं बन जाता जिसको फ्यूचर पे जरूरत पड़ने पे आप सेल कर सको या उसकी कोई रीसेलेबल वैल्यू हो। तो एक्सपेंडिचर जो टर्म होती है इसके अंदर तीनों आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके ऊपर भी हमने काफ़ी सेशंस किए हुए हैं, तो जिनको नहीं आता वो सेशंस अगर आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इनके ऊपर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर भी 3-4 सेशंस मैंने किए थे, एमसीक्यू सेशंस, ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये तीनों एक्सपेंडिचर में ये तीनों आ जाते हैं, इसीलिए परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो कहां चली जाएगी, एक्सपेंडिचर टर्म में चली जाएगी और किसी में नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट भी आपके हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है वो मिल जाएंगी उसमें, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।